हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ने इंग्लैंड को सेकंड टी20 में हरा के इस टी20 सीरीज में जबरदस्त वापसी की है और हम इस वीडियो में सेकंड मैच का भी पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो इंडिया वापसी करने में सफल रही और सेकंड टी20 जीता, तो इनके पीछे क्या रीजंस थे। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं कहूंगा जिसकी वजह से टीम इंडिया वापसी करने में सफल रही, उनके फेवर में ये गेम रहा। पहला फैक्टर तो था कि इंडिया ने अपनी टीम सिलेक्शन अच्छी की। हालांकि रोहित शर्मा को नहीं खिलाया गया, उनको अभी भी रेस्ट दिया गया, बट इसके अलावा जो ईशान किशन को डेब्यू दिया, सूर्य कुमार यादव को डेब्यू दिया और बैटिंग लाइनअप अपनी लंबी की और एक बॉलर बाहर बिठाया, तो ये एक बहुत अच्छा मूव था। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी रिकमेंड किया था, जो फर्स्ट टी20 डिफीट एनालिसिस का मैंने बनाया था कि इंडिया को अपनी बैटिंग लाइनअप लंबी करनी चाहिए, इस मैच के लिए एक बॉलर को बाहर बिठा देना चाहिए। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोहली इतना चुस्त मूव करेंगे कि ईशान किशन को ओपनिंग पे उतार देंगे, और यहाँ पे ईशान किशन को एज ए ओपनर उतारना ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि मेरा मानना है कि ईशान किशन हमारे लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं अगर हमने टी20 वर्ल्ड कप जीतना है, और खास तौर से ओपनिंग पोजीशन पे। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ओपनिंग पे उतारेंगे, बट उतारा और ये बहुत ही अच्छा मूव रहा। तो जो टीम सिलेक्शन थी ये अच्छी थी। और जो सेकंड फैक्टर इंडिया के फेवर में गया वो ये कि टॉस इंडिया ने जीता। तो टॉस जीतने से इंडिया ने पहले बॉलिंग की, और जैसे हमने पहले टी20 में भी देखा था कि जब इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग की थी तो शुरू में उनके लिए ये इजी रहा था और फिर चेस करना भी इजी रहा था। तो वही इंडिया के लिए भी रहा कि इंग्लैंड को एक बड़ा टोटल पोस्ट करने में दिक्कत आई, और फिर इंडिया के लिए बैटिंग थोड़ी सी इजी रही सेकंड टी20 में। तो जो टॉस जीतने में इंडिया सफल रही वहां पर भी इंडिया के फेवर में गया। और तीसरा फैक्टर जो इंडिया के फेवर में गया वो ये था कि ये जो पिच थी ये थोड़ी पहले टी20 से थोड़ी डिफरेंट थी। पहले टी20 में पिच में अच्छा बाउंस था, अच्छी पेस थी, और इसका फायदा इंग्लैंड के बॉलर्स ने उठा लिया था और हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। बट यहाँ पे पिच थोड़ी सी स्लो थी और उतना बाउंस नहीं था, बॉल थोड़ा सा रुक के आ रही थी, तो इसका फायदा हमारे बॉलर्स को मिला और हमारे बैट्समैन भी इस पिच पे अच्छी बैटिंग करने में सफल रहे। तो ये वो मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि इंडिया के फेवर में ये गेम गया। अब हम हमारी जो परफॉर्मेंस रही सेकंड टी20 में उस पर भी गौर करते हैं। पहले तो मैं ईशान किशन पे ही आता हूँ। ईशान किशन मैन ऑफ द मैच रहे, बहुत ही धमाकेदार डेब्यू किया ईशान किशन ने, और जैसा मैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओपनिंग में वो जैसा खेल सकता है तो बिल्कुल वैसे ही ईशान किशन ने खेल के दिखाया, और दिखाया कि ही इज एन एक्स फैक्टर फॉर इंडियन टीम। और अब तो मैं कहूंगा कि शिखर धवन का तो टी20 में पत्ता ईशान किशन ने लगभग साफ कर दिया है। हालांकि यहाँ पे मैं गौतम गंभीर के कमेंट्स भी पढ़ रहा था, उनका टीवी पे जो वो अपने कमेंट्स देते हैं मैच के दौरान कि ये धवन के साथ अच्छा नहीं है, उनको दूसरा मौका भी मिलना चाहिए था। बट मैं कहूंगा यहाँ पे इमोशंस की जगह नहीं है, हमें मैच जीतना है, हमें एक अच्छी टीम तैयार करनी है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और मुझे कहीं पे टी20 वर्ल्ड कप में शिखर धवन फिट होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका हम ओवरऑल जो रिकॉर्ड भी देखे टी20 में, तो टी20 में उनका स्ट्राइक रेट कम रहता है और वो वनडे के हिसाब से 50 ओवर फॉर्मेट में बिल्कुल नेचुरली फिट होते हैं। पर टी20 में हम देखें तो पिछले आईपीएल में उन्होंने अपने गेम में तेजी लाने की कोशिश की थी और कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली थी, इस आईपीएल में अच्छा खेले थे। बट मैं कहूंगा कि जो टी20 में उन्होंने जो ये तेजी लाई तो ये वो एक कोशिश करके लाते हैं, उनके लिए नेचुरल नहीं है। नेचुरल गेम उनका 50 ओवर फॉर्मेट में आता है कि जहां वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल पाते हैं और एक लंबी इनिंग खेल पाते हैं। बट टी20 में हमें चाहिए कि कोई ओपनर है तो वो बिल्कुल एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे, 150-200 के स्ट्राइक रेट पे रन मारे। और यहाँ पे ईशान किशन डेफिनेटली शिखर धवन पे स्कोर करते हैं। तो मैं कहूंगा कि ईशान किशन को हमें रिटेन करना चाहिए और अब ओपनिंग पोजीशन तो उन्हीं की बनती है। और उधर से फिर हम केएल राहुल का भी केस देखते हैं कि केएल राहुल दूसरे मैच में भी नहीं चल पाए, बिल्कुल ही फ्लो में नजर नहीं आए। और यहाँ पे मैं कहूंगा इसके पीछे जो मेन रीजन है कि लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस।
ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी वो बैठे रहे और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी वो बैठे रहे। तो यहाँ पे हमारी टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को ये करना चाहिए था कि अगर राहुल को नहीं खिलाना था तो मे बी इन थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच राहुल को रिलीज कर देना चाहिए था, जैसे शार्दुल ठाकुर को किया था, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने देनी चाहिए थी। जो विजय हजारे टूर्नामेंट था इसमें पार्ट लेने देना चाहिए था। तो इससे उनका एक फ्लो बनता, वहां पे उनकी बैटिंग प्रैक्टिस भी होती, कुछ अच्छे वो इनिंग्स खेलते और वो फिर फ्लो में आते इस सीरीज में। तो अभी तो जिस तरीके से वो खेल रही है लग ही नहीं रहा कि ये वो केएल राहुल है जिन्हें हम जानते हैं। तो अच्छा वो कर सकते हैं, वो बहुत ही बढ़िया टी20 के प्लेयर है, बट अभी तो वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही है। अब या तो उनको खिलाया जाए इस सीरीज में तो खेल के वो धीरे धीरे फॉर्म में आ जाएगी, या ये है कि उन्हें अब रेस्ट दे दिया जाए, टी20 से अभी ड्रॉप कर दिया जाए, बाहर बैठे। और उनको फिर बाहर बैठने से भी बात कैसे बनेगी, क्योंकि फिर इसके बाद वनडे सीरीज है। वनडे सीरीज के वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, नंबर 5 की पोजीशन उन्होंने ऑक्यूपाई की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है वनडे में। तो यहाँ पे केएल राहुल को जो मैच प्रैक्टिस की कमी है ये चिंता का विषय है, और ये देखना होगा किस तरीके से उनको फॉर्म में लाए। पर अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि मे बी तीसरे टी20 से उनको बाहर शायद कर दिया जाएगा। और फिर हम बात करते हैं विराट कोहली की इनिंग्स की। हम सब इंडियन फैंस के लिए खुशी की बात है कि हमारा कप्तान विराट कोहली आखिरकार फॉर्म में आया और बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। और यहां मैं कहूंगा थोड़ा सा लक ने भी कोहली का साथ दिया। शुरू में एक कैच बटलर ने छोड़ी पीछे, और फिर एक वो फ्लिक कर रहे थे तो वो बॉल हवा में थर्ड मैन के ऊपर से 6 गई। पर इसके बाद विराट कोहली ने बिल्कुल अपने टिपिकल स्टाइल में बैटिंग की और बहुत अच्छी शॉट्स खेली और एक लंबी इनिंग खेली, आखिर तक गेम को लेके गए और अपना स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन किया। स्लो नहीं खेले, बिल्कुल खुल के खेले, और वैसे खेले कि जैसे हम देखना चाहते हैं विराट कोहली को खेलता हुआ, एक डोमिनेटिंग तरीके से, जैसे एक बेस्ट बैट्समैन की रेपुटेशन है कोहली की, उस तरीके से कोहली खेले। और ये काफी खुशी की बात है। पर अब मैं चाहूंगा कि ऐसे ना हो कि कोहली ने इस मैच में मार दिए तो अब वो अगले मैचेस में ना मारे, तो वो इस फॉर्म को जारी रखे। हर मैच में तो मारना पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी वो अपनी सक्सेस रेट मोर देन 50% रखे कि 3 मैच खेल रहे हैं तो उसमें से 2 में तो रन मारे। तो अपना इस फॉर्म को वो जारी रखे और ये फॉर्म उनकी अब परमानेंट वापसी हो तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर ऋषभ पंत को चौथे नंबर पे प्रमोट किया गया और ऋषभ पंत ने इस मैच में बढ़िया बैटिंग की। इस मैच में वैसे बैटिंग की जैसे मैं चाहता हूं कि अगर उनको टी20 का हिस्सा बनना है और टी20 में उन्हें खिलाते हैं तो इस तरीके से बैटिंग करें। वो ज्यादा टिकने की कोशिश ना करे कि मेरे को एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलना है, मार के खेले अपना। जैसे इस मैच में हम देखें 13 बॉलों पे 26 रन मारे कि ऋषभ पंत की गेम है, और इसी तरीके से टी20 में पंत को खेलना चाहिए। पंत को अगर पहले भेज देते हैं अय्यर से तो कई बार मैंने देखा है पंत अपना स्लो स्लो खेलने लगते हैं, या कई बार 5वें नंबर पे भी वो अपना 100 के स्ट्राइक रेट से खेलता है पंत कई बार टी20 में। आप देखो कि उसका जो कैरियर स्ट्राइक रेट है टी20 का वो सिर्फ 119 का है। तो पंत इससे बेटर कर सकता है। हम उसका आईपीएल का स्ट्राइक रेट देखें तो वो बहुत अच्छा है, 135-40 तक जाता है। और टी20 इंटरनेशनल में अभी तक उतना अच्छा वो नहीं कर पाया है, बट जिस तरीके से इस मैच में खेला दूसरे मैच में ऐसे ही खेलना चाहिए। तो फिर पंत हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है चौथे 5वें नंबर पे टी20 में। और फिर उसके बाद अय्यर की बैटिंग आई और अय्यर सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। तो सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि हमें कोई बहुत तेज खेलना था, सिर्फ 5 का रिक्वायर्ड रन रेट था, तो अपना सिंगल निकाल के कोहली का साथ दिया। कोहली ने अपने कुछ अच्छी बाउंड्रीज मारी और हम 2 ओवर पहले ही कंफर्टेबली ये मैच जीत गए। तो मैं कहूंगा ये एक वन साइडेड विक्ट्री ही रही। जिस तरीके से इंग्लैंड ने हमें धोया था पहले मैच में, उस तरीके से ही हमने भी अब सेकंड मैच में धोया है इंग्लैंड को और बराबरी की टक्कर दी है। दिखाया है कि इंग्लैंड अगर नंबर 1 टीम है तो हम भी अभी तो रैंकिंग में नंबर 2 टीम है, बट इस सीरीज में हम जीतने वाले हैं और हम जीत के नंबर 1 की पोजीशन पे आने वाले हैं। ये दिखाया है टीम इंडिया ने। थोड़ा सा हम बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं कि बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। भुवनेश्वर कुमार इस बार अच्छे फ्लो में नजर आए।
पहले मैच में उनकी बॉल स्विंग नहीं ले रही थी, बट इस बार उनकी बॉल स्विंग भी ले रही थी और लगा कि ये पहले वाले भुवनेश्वर कुमार ही बॉलिंग कर रही है। और फिर शार्दुल ठाकुर ने खास तौर से डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की और स्लो बॉल को का बहुत अच्छा यूज किया। और शार्दुल ठाकुर की स्लो बॉल इंग्लैंड के बैट्समैन बिल्कुल ही पिक नहीं कर पा रहे थे। बेन स्टोक्स, इयान मॉर्गन बहुत बीट हो रहे थे, बिल्कुल वो आखिरी 5-6 ओवरों का फायदा नहीं उठा पाए शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग की वजह से। और काफी प्रैक्टिस किया लगता है ठाकुर ने कि किस तरीके से बॉल को वो ऑफ स्पिनर जो फेंक रहे थे, और बिल्कुल उनकी जो आर्म स्पीड थी वो उतनी ही तेज आ रही थी जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी में आती है, और इसलिए पिक करना मुश्किल हो रहा था। और साथ में हम स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी देखे तो वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की। वो एक डिफेंसिव बॉलर है और T20 के हिसाब से उनकी बॉलिंग अच्छी है, क्योंकि वो कोई ऐसे अटैक करके विकेट लेने की कोशिश नहीं करते, वो एक बांधने की कोशिश करते हैं बैट्समैन को, और इसमें विकेटें मिल जाती है। और T20 में ये बॉलिंग स्टाइल चल सकता है, अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है हमारे उसमें लाइनअप में, और सुंदर ने उस रोल को अच्छा निभाया, अच्छी टाइट बॉलिंग की और 2 विकेटें भी मिली। साथ में चहल भी इस बार पहले T20 से बेटर फॉर्म में नजर आए। उतनी विकेटें तो नहीं मिली, बट फिर भी सेकंड T20 में वो बेटर नजर आए, लगा कि थोड़ा सा वो फ्लो में आ रही है।